वेलकम टू एनवीएस लॉ कॉलेज। और देखो, 11वीं सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम का सीरीज चल रहा है और चल रहा है मुस्लिम लॉ, जो पर्सनल लॉ में आता है। ठीक है, पर्सनल लॉ में आता है। आई होप ये लास्ट क्लास हो। ठीक है, 2 क्लास हमने ले लिया है। फर्स्ट क्लास हमने बहुत एक्सप्लेन कर दिए थे, इसलिए लॉन्ग हो गई थी। सेकंड में सिर्फ टॉपिक पे थे, इस पर भी सिर्फ टॉपिक में रहेंगे। ठीक है, और डीपली पढ़ना हो तो जो पुरानी क्लासेस है उससे जाके पढ़ लेना। तो आज का क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुकना, इसको सेटअप कर दें सही से। उत्तराधिकार से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। नाउ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है उत्तराधिकार। इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार लड़कों को तो समझने की जरूरत ही नहीं है, जो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी प्राप्त करते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए ही नई चीज है क्योंकि उनको कहीं से नहीं मिलती। हाँ, कानूनी रूप में है। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन। सो मुस्लिम उत्तराधिकार का कानून एक विस्तृत और व्यवस्थित व्यवस्था है। मुस्लिम उत्तराधिकार का जो कानून है, मतलब उत्तराधिकार कैसे दिया जाएगा, ये एक विस्तृत और व्यवस्थित व्यवस्था है। मतलब कि कहीं पर इसका उल्लेख है और विस्तृत तरीके से एकदम सही से उल्लेख है किसको कैसे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कुरान, हदीस, इज्मा और कियास पर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि मृत व्यक्ति की संपत्ति उसके निकटतम संबंधियों के बीच न्याय संगत रूप से वितरित हो। उत्तराधिकार के नियम पितृसत्तात्मक होते हैं, लेकिन इसमें महिलाओं को भी निर्धारित हिस्सा दिया गया है। ये लाइन क्या है, देखो उत्तराधिकार क्या होता है, पैट्रियार्चल होता है, पैट्रियार्ची होता है। ठीक है, पुरुष को प्रॉपर्टी मिलती है ना, हिंदुओं में तो नॉर्मल है, बट मुस्लिम लॉ में महिलाओं के लिए भी क्लियर कानून है कि उनको भी कुछ हिस्सा दिया जाएगा। अभी देखते हैं क्या है। ठीक है, तो कहां पर स्रोत है उत्तराधिकार संबंधित, देखो चूंकि हम इस्लामिक लॉ का, मुस्लिम लॉ का उत्तराधिकार पढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम लॉ के स्रोत कौन कौन से हैं, कुरान, हदीस, उसके बाद इज्मा, फिर कियास। ठीक है, ये सभी मुस्लिम लॉ के स्रोत हैं। तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम उत्तराधिकार पढ़ रहे हैं तो उसके भी सोर्स यही होंगे। ठीक है, कुरान क्या है, मुख्य और सर्वोच्च है। फर्स्ट इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वही माना जाएगा। इन केस इसमें कुछ नहीं लिखा है तब हम हदीस देखेंगे। हदीस क्या है, देखो कुरान क्या है, जो मोहम्मद साहब को एंजल ने आके कहा था, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया और उनकी मृत्यु के बाद जो शब्द उस किताब में लिख दिए गए। ठीक है, क्योंकि वो शब्द जो है खुद अल्लाह के द्वारा भेजे गए थे, है ना, इसलिए किताब को आसमानी किताब कहते हैं। उसके बाद हर चीज, तो कुरान में जैसे नहीं मिलती कोई चीज, तो जो मोहम्मद साहब पर डे अपनी लाइफ में जो शब्द कहते थे या अपने आप से जो समस्या का हल बताते थे, उसको हदीस कहते हैं। ठीक है, ना अगर कुरान और हदीस में कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो हम इज्मा देखेंगे। इज्मा क्या है, विद्वानों का सर्वसम्मति। क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन अटक रहा है कुरान में और हदीस में, उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो विद्वान, विद्वान मतलब जैसे मौलवी हो गए, जिनको इस्लामिक हो, मुस्लिम हो और इस्लाम का ज्ञान हो। ठीक है, कुरान और हदीस का बहुत अच्छे से ज्ञान हो। ठीक है, ऐसे कई लोगों को बैठा के उस क्वेश्चन को रखेंगे और बहुमत से अपना क्या निकाल लेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन याद रखना, इज्मा हमेशा कुरान के अनुसार होने चाहिए। कुरान के अनुसार मतलब उसकी बातों को फॉलो करनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कोई बात अगर इसमें नहीं बन रही है ना, वो हम कियास करेंगे। कियास क्या होता है, मान लो कि 2 लोग हैं विद्वान, अब इसमें तो हम सर्वसम्मति नहीं बना सकते ना, तो क्या करेंगे, तर्क कर लेंगे। और जिसकी बात ज्यादा तर्क संगत होगी, कैसे तर्क संगत होगी, जिसकी बात कुरान से ज्यादा मैच करती होगी, है ना, इस्लाम के अनुसार होगी, उसको मान लेंगे। ठीक, और उसके बाद होता है शरीयत कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, जो कि भारत में चलता है। ठीक है, शरीयत लॉ तो पूरे इस्लामिक देशों में चलता है, बट ये अलग से एक एक्ट बनाया गया है। चलो, उत्तराधिकार के 2 प्रमुख धाराएं हैं। तो इस्लामिक मुस्लिम में 2 प्रमुख धाराएं हैं, एक है सुन्नी एंड देन सेकंड है सिया, है ना, तो स्कूल है
यही दो ब्रांच है, इसके बाद यही दो ब्रांच अलग अलग बटे हुए हैं, ठीक है ना। सुन्नी स्कूल खासकर हनफी स्कूल, क्योंकि हनफी कई जगह पे हमने देखा कि कई क्लासेस को लेकर चलता है, इसलिए सुन्नी स्कूल में हनफी इसको बहुत अच्छे से लगाता है, ठीक है। और सिया में जो इमामी सिया है वो मुख्य रूप से इसका पालन करते हैं। अगर नहीं याद आएगा तो सुन्नी स्कूल सिया स्कूल लिख देना कि समय उत्तराधिकार फॉलो होता है, ठीक है। चलो उत्तराधिकार के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ एयर्स, ठीक है। उत्तराधिकारी होगा ये, ठीक। पुराणिक उत्तराधिकारी, ऐसे उत्तराधिकारी जिनका वर्णन कुरान में है, ठीक है। कुरान में क्या है, वर्णन है, ठीक है, जिन्हें कुरान में निश्चित हिस्सा दिया गया है। जैसे पत्नी का हिस्सा बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स है। देखो हिंदू लॉ में या अन्य लॉ में क्या होता है, हर इंसान अपनी प्रॉपर्टी का हकदार होता है और अपना खुद उत्तराधिकारी वसीयत लिख सकता है, बट इस्लामिक लॉ में ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति के पास चाहे जितनी प्रॉपर्टी होगी उसका एक निश्चित हिस्सा ही वो क्या कर सकता है, वसीयत लिख सकता है, वो भी शर्त के अंतर्गत होता है। बाकी के लिए नियम निर्धारित है कि वो किसके पास जाएगा, ठीक है। इसका भी पुरानी क्लास है, शॉर्ट क्लास है, 10 ही मिनट की क्लास होगी, ठीक है, बट सिर्फ इसी टॉपिक की है, बहुत अच्छे से जाके देख लेना, ठीक। पत्नी के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए, पुत्री के लिए सबका हिस्सा निर्धारित है और सबको देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, ये तो पहले में आते हैं, ठीक है। ये कुरान में जो उत्तराधिकारी वर्णित हैं ये है। मान लो किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, ये सारी प्रॉपर्टी सब में बंटने के बाद इतना हिस्सा बचा, तो अब ये जो हिस्सा बचा हुआ हिस्सा जिसके पास जाता है, अगर बचता है तो, ठीक है, इसको अजबा कहा जाता है, ठीक। जैसे कि पुत्र, भाई और चाचा। चलो ऊपर वाला हिस्सा देने के बाद इनका नंबर आएगा। थर्ड हो गया दुल अरहम। जो ये कौन होते हैं, दुल अरहम कौन होते हैं, डिस्टेंट किंडर्ड कौन होते हैं। देखो पहला जो कुरान के अनुसार जिनको दिया जाएगा वो हो गए, फिर जो बचा वो सेकेंड नंबर पे आया, जैसे कि सन एंड अदर रिलेटिव, ब्रदर वगैरह, ठीक है। नाउ थर्ड में कौन आएगा, जिनका ना वर्णन कुरान, मतलब कुरान वाले में भी नहीं आते, सेकेंड वाले में भी नहीं आते, लेकिन हाँ वो किसी प्रकार के ब्लड रिलेटिव हैं, ठीक है। ठीक है, तो इन 3 प्रकार के उत्तराधिकारियों का वर्णन आपको मिलेगा इस्लामिक लॉ में, ठीक है। चलो उत्तराधिकार की प्रमुख सिद्धांत, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मूल नियम। तो देखते हैं पहला नियम क्या है, रक्त संबंध का सिद्धांत या नस्ल की समीपता, तो गूगल ट्रांसलेट है, ये भी लिख सकते हो। क्या है, जो उत्तराधिकारी रक्त संबंध में मृतक के सबसे अधिक निकट होता है उसे पहला अधिकार मिलता है, ठीक है। उसके बाद महिलाओं का अधिकार, कुरान के अनुसार महिलाओं को संपत्ति का निश्चित हिस्सा प्राप्त होता है, हालांकि पुरुष का हिस्सा अधिक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी है, सॉरी ये प्रॉपर्टी है, इसका एक इंसान है, उसका एक लड़का है और बॉय, और एक गर्ल है, ठीक है। नाउ जब हिस्सा बटेगा तो इसके 3 हिस्से कर लो, और लड़के को हमेशा लड़की से 2 गुना मिलेगा, या ये कह लो लड़की को 1/3 मिलेगा, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी उसका 1/3 हिस्सा बेटी को जाएगा, ठीक। दूसरा हो गया, तीसरा नियम कहता है लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर होगा, तुमने ऊपर ही देखा, ठीक है। दोहरा हिस्सा पुरुष, डबल शेयर टू मेल एयर्स, लड़की से 2 गुना मिलेगा, ठीक है। ये 3 नियम हो गए। उत्तराधिकार की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉपर्टी है किसी के पास, ठीक है, और वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो सबसे पहले उसकी मृतक की जो संपत्ति है उससे उसका दफन और अंतिम संस्कार का जो खर्चा होगा उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। मान लो 1,000 था और 100 रुपए उसके अंतिम संस्कार में लग गया, तो उसको निकाल दिया जाएगा, 900 बचा। मान लो उसके पास कुछ ऋण भी था, मतलब 50 रुपए ऋण था या 100 रुपए ऋण था, 100 रुपए ऋण भी निकाल दिया, बचा 800, ठीक है। उसके बाद
अगर उसने कोई विल बनाई है, तो मैंने पहले, मुस्लिम लॉ में कोई भी अपनी संपत्ति की विल नहीं बना सकता। इन केस कोई बनाता भी है तो पूरी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा या उससे कम का बना सकता है। ठीक है ना। जो इंसान है वो मर गया था और उसने मरने से पहले क्या किया था, अपनी संपत्ति का विल बना दिया था। ठीक है, तो 1,000 रुपए का बिल बनाया होगा, लेकिन 1,000 रुपए में से उसका 100 रुपए तो अलग से खर्चा हो गया अंतिम संस्कार में, और 100 रुपए उसका ऋण में चला गया, तो 800 बचा। अब इस 800 में से उसका 1/3 हिस्सा चला जाएगा कहाँ, वसीयत में। और फिर जो बचेगा, ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ 1100 लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1,000 बचा होता है, उसके बाद 900 बचा होता है। ठीक है ना, 900 का 1/3 चला गया, मतलब 300 चला जाता है वसीयत में, और बचता 600। अब इस 600 का उत्तराधिकार लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो एक मुस्लिम व्यक्ति के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका वो वसीयत नहीं बना सकता। अगर बनाता है तो मोस्टली 1/3 प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा बनाएगा। ठीक है ना, उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसके अंतिम संस्कार का खर्चा उसमें से निकाल दिया जाएगा। अगर कुछ लोन है तो लिया था, ऋण लिया था, तो उसमें से कटेगा। कैसा ऋण, किसी से, इंक्लूडिंग मेहर का ऋण, मेहर भी। ठीक है, अगर बचा हुआ है तो, नहीं बचा है तो कोई बात नहीं। फिर अगर उसने कोई वसीयत बनाई थी तो वो भी उसमें से कट होगा, नहीं बनाया था तो नहीं कट होगा। फिर जो प्रॉपर्टी बचेगी उसको बांटेगा। ठीक है, चलो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देख लेते हैं, केस देख लेते हैं। चलो, मोहम्मद अमीन वर्सेस वकील अहमद केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार वारिस का अधिकार जन्म लेता है तो वह समाप्त नहीं होता। एक बार किसी को प्रॉपर्टी मिलती है वसीयत में तो वो समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको ऑनरशिप मिल जाती है, एक बार किसी चीज का मालिक हो जाओ। ठीक है, और रुक्मणी बाई वर्सेस बिस्मिल्लाह बाई। ठीक है, रुक्मणी, इसका नाम याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि हिंदू नेम है। इस केस में सिया उत्तराधिकार और सुन्नी उत्तराधिकार में मतभेद को बताया गया था। ठीक है, नाउ सिया और सुन्नी कानून में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। सॉरी, कौन सा पहला पॉइंट क्या है, तो प्राथमिकता किसको दी जाती है। सुन्नी विधि में रक्त संबंधी को पहले प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, नहीं सॉरी, सिया विधि में रक्त संबंधी को पहले दिया जाता है महत्व, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में कर दे रहे हैं, तो प्राथमिकता ब्लड रिलेटिव को यहाँ ज्यादा महत्व दिया जाता है और यहाँ पे इतना महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, पुत्र की संतति, पुत्र का अधिकार कैसा होगा। ठीक है, तो अगर पुत्र जिंदा है तो पुत्र को मिलेगा सुन्नी लॉ में, और मर गया है तो ग्रैंडसन को मिलेगा। ठीक है, बट सीए लॉ में अगर पुत्र मर गया है, ठीक है, तो वसीयत मतलब संपत्ति बंटने से पहले तो ग्रैंडसन का अधिकार नहीं रहेगा। विधवा का हिस्सा कितना होता है, तो अगर वाइफ है और पति मर गया और उसके कोई सन नहीं था तो उसको संपत्ति में 1/4 हिस्सा मिलेगा। और अगर सन है, सन मतलब कोई चाइल्ड है, कोई चाइल्ड है, तब उसको 1/8 मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चा है तो उसको कम मिल रहा है और बच्चा नहीं है तो ज्यादा, क्योंकि अगर बच्चा रहेगा तो बच्चे को भी तो मिलेगा, इसलिए पत्नी कम हो जा रहा है। और सेम रूल सिया विधि में भी है। ठीक है, उसके बाद आ गया निष्कर्ष। निष्कर्ष में फिर वही चीज है, शॉर्ट एस्से में जो आपने इंपॉर्टेंस समझा है उसका वही आपको लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद आएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या कहता है, चलो, तो कल तो मैंने इंग्लिश पूरा छोड़ दिया था, बट आज क्या करूंगी, थोड़ा सा एज ए रिवीजन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, चलो एज ए रिवीजन ले लेते हैं। सो क्या है, डिस्कशन ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ। इंट्रोडक्शन हमने देखा, इंट्रोडक्शन ने क्या बोला था कि एक व्यवस्थित लॉ है
डिटेल्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है बेस्ड ऑन कुरान, हदीस, इज्मा एंड कियास। ठीक है। द लॉ दिस लॉ इंश्योर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन of the deceased's property among the closest relative. The rules of inheritance are patrilineal, ठीक है, but women are also granted fixed years. Now, sources of Muslim law of inheritance, same sources which is of Muslim law, like Quran, Hadith, Ijma and Qiyas. Okay, and Shariat law. Two main schools, Sunni law and Shia law. ठीक है। टाइप्स ऑफ heirs, सो पहले कुरानी के heirs होते हैं जिनका वर्णन कुरान में, लाइक वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, डॉटर्स, है ना। एंड इनको क्यों क्लासिफाई किया गया ताकि कोई मतभेद ना हो। उसके बाद असबा, ठीक है, रेजिडुअरीज, द वन who inherit the residue of the estate after the shares have been distributed to Quranic heirs. Then what it is saying is that जब पूरा क्या कहते हैं बढ़ जाने के बाद जो हिस्सा बचता है वो इनमें बांटा जाता है, सेकेंड वाले में, ठीक है, इसमें और शबा में। एंड फिर थर्ड वाला बोल रहा है डिस्टेंट किंडर्ड, ऊपर के दोनों बंटने के बाद कुछ प्रॉपर्टी अगर बची है किसी को बांटना है, जैसे कि जो कि है तो ब्लड रिलेटिव नहीं सॉरी, जो कि ब्लड रिलेटिव तो है बट बहुत डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जैसे मौसी के बच्चे हो गए, है ना, या चचेरे में मेरे भाई हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, ओके, राइट ऑफ वुमेन है, मेल गेट्स डबल द शेयर्स ऑफ ए फीमेल एंड देयर वाज blood relationship, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। देन फर्स्ट क्या होगा कि आपका जो लास्ट रिचुअल्स के खर्चे होंगे वो निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद आपने अगर कोई डेट से लिया है वो भी आपकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी से जो मर गया है, ठीक है, इनहेरिटेंस बांटना है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसका अगर कोई उसने बिल बनाया था तो इन मुस्लिम लॉ 1/3 से ज्यादा का बिल नहीं बनाया जा सकता, उसको भी निकाल दिया जाएगा। फिर जो प्रॉपर्टी बचेगी उसको क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। चलो, केस था, हमने देखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बस, तो अब इंग्लिश वाला नहीं देखेंगे, यहीं पे हम बता देंगे, ठीक है। नो, दान, हिबा, ठीक है, गिफ्ट, ओके। गिफ्ट, गिफ्ट क्या है, समीक्षा लीजिए। गिफ्ट क्या, बर्थडे गिफ्ट, ठीक है। सो हिबा इस्लामिक कानून के अंतर्गत दान है, गिफ्ट है का एक रूप है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी में स्वेच्छा से बिना किसी पारिश्रमिक या बदले के किसी अन्य के जीवन काल में हस्तांतरित करता है। यह एक निःशुल्क अंतरण है जो पूर्ण तब माना जाता है जब दानदाता द्वारा दान दिया गया हो और दानग्राही द्वारा उसे स्वीकार किया गया हो और उस पर कब्जा हो चुका हो। देखो, सो इस्लामिक लॉ का है, ऑफकोर्स मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट होगा कोई अपनी संपत्ति में से, दूसरा होगा स्वेच्छा, ठीक है, बिना किसी बाह्य प्रेशर के, ठीक है, बिना किसी पारिश्रमिक या बदले के। ऑफकोर्स किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उससे कुछ लोग बदले में थोड़ी ना, लेकिन हाँ इसके अपवाद है इस्लामिक लॉ में, भी हम देखेंगे, ठीक है। ये थर्ड एलिमेंट हो गया, अपने जीवन काल में ही दे देता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जब वो जिंदा है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी, स्वयं की प्रॉपर्टी में से, ठीक है, संपत्ति में से क्या कर रहा है, दान दे रहा है, कुछ धन संपदा, ठीक है, स्वेच्छा दे रहा है बिना किसी बाह्य प्रकोपन या कुछ भी बाह्य असर के, असमय अवसर या प्रकट किसी के बिना, ठीक है, स्वेच्छा दे रहा है, ठीक है। नाउ उस जीवन काल में वो जब दान देता है उसी के जीवन काल में जिसको वो दान दे रहा है, ठीक है, उसको गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक। ये 5 एलिमेंट हो गए, 5 जो हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लिया, वो एक्सेप्ट कर लिया हो, उसको छुटवा है कब्जा, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया हो, कब्जा भी ले लिया हो, ठीक है। परिभाषा से तोड़ के एलिमेंट आते हैं। चलो, पहला हो गया दानदाता,
जो दान दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी में से, ठीक है। दान वही दे सकता है जो संविदा करने के लिए सक्षम हो। कौन होता है? जो माइनर ना हो, मेजर हो, ठीक है। जो साउंड माइंड हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, क्या वो काम कर रहा है उसको समझ सकता हो, और उसकी खुद की संपत्ति हो, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट होगा वो होगा अनग्राही, जो दान ले रहा है, ठीक है। डोनर के बाद डोनी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, नाबालिग इत्यादि, ठीक है। हाँ, नाबालिग ये याद रखना, ठीक है। मतलब दान देने के लिए आपको मेजर होना पड़ेगा, बट दान लेने के लिए आप माइनर ही पर्याप्त हो, ठीक है। बर्थडे का गिफ्ट नहीं चल रहा। चलो, संपत्ति सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी की। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? वैध होनी चाहिए। वैध का मतलब लीगल होनी चाहिए। कैसी लीगल होनी चाहिए? एक तो हमारे नॉर्मल लॉ सिस्टम में लीगल होनी चाहिए, और दूसरा कुरान के अनुसार लीगल होनी चाहिए, ठीक है। कुरान के अनुसार इस्लामिक होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए, जैसे शराब या पिग हो गया इत्यादि, ठीक है। संपत्ति ट्रांसफर करने लायक होनी चाहिए, और प्रेजेंट में होनी चाहिए। फ्यूचर की संपत्ति का गिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, कि अगले महीने हमको जो है सैलरी मिलेगी तो वो तुम्हारी होगी, ये नहीं होगा। चलो, स्वेच्छा से किया गया हो दान, बिना दबाव या धोखे के। स्वीकृति होनी चाहिए दानग्राही द्वारा। कब होनी चाहिए? दानदाता की, जो दान दिया है, डोनर के जीवन काल में, ठीक है। और कब्जा उसे मिल जाना चाहिए। किसको मिल जाना चाहिए? जिसको गिफ्ट दिया गया है, जब वो एक्सेप्ट कर ले गिफ्ट तो। चलो, हिवा के प्रकार क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भी बताया है। देखो, पहला है हिबा बिल एवज। देखो, एवज वाला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना, अरे वो तो उसके एवज में कुछ दे दिए। अरे हाँ, वो जा रहा था, उसके पास इतना सामान था, मान लो उसके पास ढेर सारा बोरी थी, अच्छी बोरी थी, हमने उसकी बोरी ले ली, हमने सोचा अपने काम आ जाएगी। एवज में तो घर वाले बोले, अच्छा तुमने वो फ्री में दिया क्या? अरे नहीं, मैंने एवज में उसको 50 रुपए दे दिए, बेचारा गरीब, है ना। किसी का सामान फ्री में नहीं लेना चाहिए, है ना। वो भी बेचारा खुश हो गया, तो मैंने एवज में दे दिया। एवज एक उर्दू शब्द है, ठीक है, आई थिंक सो, उर्दू या अरबी, नॉट क्लियर, ठीक है। जो भी है, हिंदी नहीं है। तो एवज का मतलब बदले में कुछ दिया जाना। अभी हमने देखा ऊपर कि गिफ्ट में बदले में कुछ दिया नहीं जाना चाहिए, है ना। बट मैंने कहा था कुछ अपवाद है, ये अपवाद भी हो सकता है। देखो क्यों? क्योंकि इसमें जब गिफ्ट दिया जाता है तो उसके बदले में कुछ चीज वापस ली जाती है, ठीक है। कुछ चीज वापस ली जाती है, ठीक है। दैट्स वाई ये वाला दान जो है, ये वाला जो गिफ्ट है, एक बिक्री की तरह है। देखो आजकल बर्थडे में भी जाओ, अगर आप गिफ्ट लेकर जा रहे हो तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, मिलता है ना रिटर्न गिफ्ट, ठीक है। पहला हो गया। चलो, हिबा, हिबा दूसरा हो गया। फिर हिबा, हिबा हिबा तो नहीं याद करना है ना, इसमें भी एवज है, इसमें भी एवज है, ठीक। इसमें क्या है? बहार शर्त, इसमें शर्त याद करना है, ठीक है। शर्त का मतलब ही क्या होता है? कंडीशन, ठीक है। जब डोनर कुछ दान दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कुछ गिफ्ट दे रही हूँ और उसके साथ कुछ शर्त लगा दे रही हूँ, ठीक है, ये भी एक प्रकार का बिक्री की तरह हो गया। जबकि दान क्लियरली फ्री फ्री में होना चाहिए, बिना किसी शर्त के होना चाहिए, ठीक है। सादा हिबा, सादा हिबा, सिंपल हिबा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जो कट कर रही हूँ, नोट्स में अपने सुधार कर लेना वहां पे, ठीक। सामान्य प्रकार का दान है, जो हम लोग नॉर्मली सिंपली देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्थडे गिफ्ट हम देते हैं, है ना। हाँ, केक खाते हैं, बदले में बात अलग है, बट वो गिफ्ट जो हम फ्री में देते हैं, बिना किसी शर्त, बिना किसी कुछ बदले के, ठीक है। और चौथा हो गया रियात, अरियत, हिबायत, अरियत, ठीक है। अस्थायी रूप से उपयोग के लिए दी गई संपत्ति, ठीक है, लेकिन इसका स्वामित्व दान नहीं किया जाता है। इसे कभी कभी हिबा के निकट समझा जाता है। चलो, 4 हिबा हमने पढ़ा, इसमें से थर्ड हिबा जो था प्योर गिफ्ट था, जिसमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। पहले वाले में क्या था? पहले वाले हिबा में हिबाए इवज, एवज में कुछ मिल रहा था। एवज मतलब बदले में कुछ लेना है ना, पैसा, जो भी मिल जाए। दूसरा वाला क्या था? शर्त के साथ था, अगर शर्त पूरी नहीं होगी तो हम सामान वापस ले लेंगे।
भले तुमको दान में दिए हैं। तीसरा वाला जो था सिंपल हिबा, वो ऐसा था बिना शर्त और उसके था। चौथा वाला फिर कुछ है, क्या है, अरियत वाला। क्या है इसमें, डोनर ने अपनी, डोनर के पास अपनी प्रॉपर्टी है, मान लो डोनर के पास एक बाइक है, ठीक है, बाइक बनाने जाएंगे, गाय बन जाएगी, ठीक है, उसने धोनी को चलाने को दी। नाउ क्या हुआ, धोनी जब तक जिंदा है उस बाइक का यूज करे, और फिर क्या करेगा, डोनर को बाइक वापस चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है धोनी के मरने से पहले ही 2-4 महीने ही हुआ चलाते हुए, कोई बात होगी, डोनर जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है, ठीक है, यूज करने के लिए बस दिया है, ठीक है, बिना किसी पैसे के। चलो न्यायिक निर्णय देख लेते हैं, अब्दुल रहीम वर्सेस अब्दुल जबर। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि केवल इरादा या मौखिक घोषणा पर्याप्त नहीं है, दान तभी पूरा होता है जब कब्जा दिया जाए। तो हमने एक एलिमेंट देखा कि जब धोनी जिसको गिफ्ट दिया गया है वो गिफ्ट को क्या कर ले, कबूल कर ले, ठीक है, तब भी गिफ्ट कंप्लीट नहीं होता जब तक इसको कब्जा न दे दिया जाए, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि डोनर का सिर्फ इरादा नहीं, धोनी का सिर्फ इरादा नहीं कि हाँ मैं ले लूंगा, बल्कि उसको पूरा कब्जा मिल जाए एज ए मालिक, तभी दान पूरा होगा, ठीक है। और ये वाला केस स्वीकृति से संबंधित है, केस ऊपर वाला पर्याप्त है। अच्छा, समीक्षा, मुस्लिम कानून में हिबा एक सरल और कहानी है, पढ़ लेना, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है शॉर्ट में, ठीक है, उस पर निष्कर्ष, निष्कर्ष फिर से वही होता है, कंक्लूजन, ठीक। चल इंग्लिश वाला, इंग्लिश वाला देख लेते हैं, क्या ही है ना। वॉक करने जाइए, कहाँ जा, बोलिए बोलिए, बंद कर दिए, बोलिए, कपड़ा हटा ले, अच्छा ठीक है, बस हटा रहे, 1 मिनट, तुम लोग 1 मिनट। हाँ, तुम लोग को कुछ पूछना है, पूछो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत, विल, ठीक है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो हमने उत्तराधिकार पढ़ा था, इसको कैसे प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब हम देख जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विल। विल मतलब कोई अपनी प्रॉपर्टी का कैसे वसीयत कर सकता है। हमने ऊपर ही देखा है, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कितनी भी प्रॉपर्टी, कितनी भी 1/3 से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मुस्लिम लॉ में वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी डेथ के पश्चात अपनी संपत्ति का प्रबंधन करता है, वसीयत करता है या निर्धारित करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वितरण कैसे और किन व्यक्तियों में होगा। नाउ मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कौन वसीयत कर सकता है, तो विधि के अंतर्गत वसीयत कोई भी सक्षम मुसलमान व्यक्ति कर सकता है। सक्षम मुसलमान मतलब जो अपनी, मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत कर रहा है, ठीक है, बशर्ते कि वह कुछ योग्यता मानदंडों को पूरा करता हो। वसीयतकर्ता की योग्यता हो, क्या योग्यता है, एक वसीयत करता जाहिर सी बात है वो व्यक्ति होगा जो वसीयत कर रहा है, ठीक है, उसी को वसीयत करता करेंगे, कहेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात है, को मुसलमान हो, जाहिर सी बात है मुस्लिम लॉ पढ़ रहा है तो मुसलमान होगा ही, है ना। प्राप्त हुआ है वो मेजर हुआ, ठीक। सो संविदा करने के लिए जो हमारे हिंदू लॉ, सॉरी इंडियन लॉ के अनुसार 18 साल है, ठीक है। बट अगर कोई व्यक्ति
जिसका अभिभावक नियुक्त किया गया है। अभिभावक किसके लिए नियुक्त किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो मेंटली सॉरी मेंटली कोई पेरेंट्स नहीं है नेचुरल, और कोर्ट ने अभिभावक नियुक्त किया है, तो 21 वर्ष के व्यक्ति का, तो 21 वर्ष का होने के बाद ही उसके पास वो राइट्स आते हैं जो नॉर्मली उसके पास 18 साल के होने पर आते हैं। ठीक है। संज्ञा शक्ति युक्ति। संज्ञा शक्ति शब्द ज्यादा हिंदी यूज कर लिया है, मतलब जिसका मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, क्योंकि पागल व्यक्ति को अपनी संपत्ति का वसीयत करने नहीं करने दिया जाएगा। चलो, स्वेच्छा से कर रहा हो, देखो संविदा जैसे करते हैं। स्वेच्छा से क्या मतलब होता है? जब तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, आई डोंट, मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट आई थिंक आर्टिकल सॉरी सेक्शन 15 to 19 है। ठीक है, तो इसमें है कपट और असम्यक असर और कपट हो गया, फ्रॉड, असम्यक असर और मिथ्या उपदेशन। ठीक है, इत्यादि तरीके हैं। क्या होते हैं? कपट करके किसी से संविदा कर लो या किसी का वसीयत बनवा लो। असम्यक असर नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बता देते हैं। ठीक है, असम्यक असर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक चेला है, ठीक है, उसका एक गुरु है जो उसको बहुत मंत्र वंत्र देता है, सब करता है। ठीक है ना, उसके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इसने क्या किया, अपने गुरु को 200 रुपए में बेच दिया। बाद में इसने केस कर दिया गुरु के खिलाफ। इन्होंने क्या किया, मेरे दिमाग को प्रभावित किया, मुझे ब्रेन वॉश किया, ठीक है, मुझसे प्रॉपर्टी 200 रुपए में ले ली। अब यहाँ देख के ही पता चल रहा है गुरु इस हालत में था कि उस व्यक्ति के दिमाग पर क्या डाल सकता था, असर डाल सकता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सन हो गया, उसके दिमाग पर, चिल्ड्रन हो गया, फादर या कोई पेरेंट्स है ना, असर डालने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे असर को असम्यक असर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे रूप से किया गया संविदा मान्य नहीं होती, तो वसीयत भी मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो स्वेच्छा से किया गया वसीयत होना चाहिए। ठीक, किसी प्रकार का दबाव, धोखा या अनुचित प्रभाव ना हो। ठीक है, केस लॉ, अब्दुल जलील शबुद्दीन, ठीक है, 1928 का केस है। इस केस में कहा गया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, हेल्दी है, जिसका दिमाग से काम कर रहा है। हेल्दी का क्या मतलब होता है? ठीक है, जिसको ये पता है कि वो जो काम कर रहा है उसका क्या असर होगा। ठीक है, और वयस्क है, 18 प्लस है, वो वसीयत कर सकता है। ठीक है, चलो, निर्बंधन क्या है, लिमिटेशन क्या है ऑन कैपेसिटी ऑफ मेकिंग विल, वसीयत करने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, उस पर क्या प्रतिबंध है, क्या रोक है, क्या सीमाएं हैं। ठीक है, पहले मैंने कई बार बोला, ऊपर बोला, कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर हो, 1/3 से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 रूल लागू होगा। 1/3 रूल के अनुसार 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति। ठीक, मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयत करता केवल अपनी संपत्ति के 1/3 भाग तक का ही वसीयत कर सकता है। शेष 2/3 भाग पर उसके कानूनी वारिसों का अधिकार होता है। ठीक है, और यही नहीं, किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी, उसमें से सिर्फ जो 1/3 का ही भाग कर रहा है, बाकी जो उसके लीगल हेयर होंगे, बच्चे होंगे, जो भी होंगे, जो ऊपर हमने देखा था उत्तराधिकार में, उनका अधिकार होगा। उन उत्तराधिकारों को भी तुम यहाँ लिख सकते हो एक्स्ट्रा, अगर एक ही क्वेश्चन आया, दोनों आंसर तैयार है। तो ये 1/3 तभी लागू होगा जब ये जो 2/3 है जिनके पास जा रहा है, वो उस पर क्या देते हैं, अपनी सहमति देते हैं। ठीक है, इसीलिए जीते जी चाहे जितना अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय करना चाहो करो भाई, क्योंकि अगर आप किसी को देना चाहते हो एज ए मुस्लिम, तो आप नहीं दे सकते, है ना। चलो, 42 डाइजेस्ट ऑफ मोहम्मद ला। ठीक है, इस निर्णय में कहा गया था, आई थिंक ये केस लॉ नहीं है, बुक है, जो भी है। इस निर्णय में कहा गया था कि एक मुस्लिम बिना वारिसों की अनुमति के अपनी संपत्ति का केवल 1/3 भाग ही वसीयत में दे सकता है। ठीक है, चलो, वारिस के पक्ष में वसीयत, रिक्वेस्ट इन फेवर ऑफ एयर। कोई भी मुस्लिम अपने कानूनी वारिस के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता जब तक कि अन्य सभी वारिस सहमत ना हो।
यदि वसीयत किसी एक व्यक्ति के पक्ष में है जो उसका वारिस भी है, तो यह तभी मान्य होगी जब अन्य वारिस सहमति दे। नाउ किसी की मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ 1/3 ही वसीयत कर सकता है, 2/3 उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को जाएगी। कानूनी उत्तराधिकार उसकी बीवी, बच्चे, ठीक है। मान लो कि उसके सन है, सिर्फ उसके एक सन ही है, ठीक है, उसके 2 सन है, ठीक है, तो 2/3 उसके 2 सन को जाना चाहिए था, है ना। 2/3, 1/3 इनको जाएगा, 1/3 इनको जाएगा, ये मिला के 2/3 हो जाएगा। क्योंकि 1/3 इसने क्या कर दिया था, किसी व्यक्ति को अनजान थर्ड पार्टी को क्या कर दिया था, एक्स व्यक्ति को वसीयत कर दिया था। चलो ये मान्य है, मान्य हो गया। बट अगर ये चाहता था कि देखो मेरी 2/3 प्रॉपर्टी में 1/3 एक बेटे को जाएगा, 1/3 एक बेटे को जाएगा, ये तो नॉर्मल ला है। और मैं 1/3 क्या कर सकता हूँ, 1/3 वसीयत कर सकता हूँ। ये वाला मेरा बेटा जो है बहुत प्यारा है, इसको मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे देता हूँ और क्या करता हूँ, इसको वसीयत के द्वारा ऐसे दे देता हूँ। नहीं तो क्या होता, देखो ऐसे क्या होता कि दोनों को आधा आधा जाता, है ना, अगर ये वसीयत ना करता। लेकिन अगर ये ऐसे करेगा तो एक बच्चे को 1/3 मिल जाएगा, एक बच्चे को 2/3 मिल जाएगा। बट नहीं, इस्लामिक लॉ के अनुसार अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, जिस व्यक्ति को कानूनी रूप से नॉर्मली ही वसीयत में प्रॉपर्टी मिलनी है, उसको आप थोड़ा सा अपना बिल बना के भी देना चाह रहे हो, ये तभी मान्य होगा जब दूसरा वाला बच्चा जो है, ठीक है, जो दूसरा वाला कानूनी वाला हकदार है, ये वाला इस वसीयत पे अपनी रजामंदी दे। तो ये क्यों देगा, बिल्कुल थोड़ी है, हो सकता है बहुत अच्छा रिश्ता हो दे दे, है ना। चलो, सिया लॉ वर्सेस सुन्नी लॉ, आज वर्सेस सुन्नी लॉ तुलना हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सिया विधि में थोड़ा लचीलापन है, जबकि सुन्नी विधि में इस नियम का कड़ाई से यूज होता है। कौन सा, 1/3 वाले रूल का, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिया वाले विधि में देखो और सुन्नी वाले विधि में क्या अंतर है। सुन्नी वाले विधि में अगर आप किसी मतलब दूसरे सन को 1/3 एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो पहले वाले सन की सहमति आवश्यक होती है ना। बट सिया में ऐसा आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, किसी की सहमति आवश्यक नहीं होती, इसीलिए इसको बोल रहे हैं, इसको थोड़ा लचीलापन है, बट इसमें लचीलापन नहीं है, ठीक। ऐसा कोई वसीयत जो इमोरल या इलीगल है, ठीक है, उसका क्या होगा, गैर कानूनी, अनैतिक या इस्लामिक सिद्धांतों के विरुद्ध है तो वह अमान्य होगा। इस्लामिक सिद्धांत के विरुद्ध मतलब जो कुरान के विरुद्ध है, और जो ऐसे संपत्ति का आप वसीयत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो हराम है, ठीक है, मान लो कि आप शराब की वसीयत कर रहे हो, ठीक है, या किसी चाइल्ड की कोई डॉटर है उसको आप वसीयत में किसी को दे दे रहे हो, ये सब हराम है, ठीक है। जैसे कि शराबखोरी अपराध में प्रयोग हेतु धन देना। चलो, मृत्यु के समय वसीयतकर्ता की संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति वसीयत वही करेगा जिसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, टिल वो मर जाए तब तक, ठीक है। ये नहीं कि वसीयत से पहले उसने वो संपत्ति बेच दी, ठीक है। चलो, किसी प्रकार के ऋण से हो, तो जो संपत्ति ऑलरेडी आपकी ऋण में है उसको आप वसीयत नहीं कर सकते, है ना। निष्कर्ष फिर वही होगा, आपको शॉर्ट में लिखना है, जो भी इंपॉर्टेंस आप समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन याद रखना, पूर्व क्रय अधिकार या अग्र क्रय अधिकार की जगह हक शुपा याद रखना, ठीक है। प्रिम्पटिशन या एंड देयर एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। चलो, हक शुपा याद रखना क्या होता है, हम देखते हैं। राइट टू प्रीएम्पशन या हक शुपा का अर्थ क्या होता है। देखो ये एक मुस्लिम कानून का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। इसका अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी तीसरे को बेचता है तो उसके पड़ोसी, साझेदार या सहस्वामी को वह प्राथमिकता या अधिकार देता है कि वह उस मूल्य पर वह संपत्ति स्वयं, प्रॉपर्टी स्वयं खरीद ले। क्या बोल रहा है ये एक्स है, इसका घर है, ठीक है। अब इसके बगल दूसरा पड़ोसी रहता है वाई, ठीक। यहाँ एक्स के पास जमीन है, नहीं छोड़ो, जमीन छोड़ो, इट इज वेरी और, ठीक है, हो गया ये, है ना। तो अब क्या कर रहा है, एक्स अपना घर बेच रहा है, इसने क्या लगाया, 50 लाख कीमत लगाई, है ना। अब ये सी को बेच रहा है, ठीक। नाउ वाई के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो उस 50 लाख में
वो प्रॉपर्टी खुद खरीद ले, ठीक है, वो प्रॉपर्टी खुद खरीद ले। और अगर वाई ऐसा चाहेगा, अगर 50 लाख में प्रॉपर्टी खुद खरीदना चाहेगा, तो एक्स को वाई को बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो हकसुफा का अधिकार यही होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी कोई बेच रहा है तो उस प्रॉपर्टी से जो ज्यादा करीबी है, मान लो कोई पार्टनर है, ठीक है, मान लो ए और बी ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, घर खरीदा था, ठीक है, ए और बी का दोनों का हिस्सा था। अब ए प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, ठीक, तो पहला अधिकार खरीदने का किसका है, बी को। ए को पहले बी को पूछना पड़ेगा क्या तुम वो संपत्ति खरीद रहे हो, खरीदोगे। अगर बी मना कर देता है तभी किसी थर्ड पार्टी को ए बेचेगा, ठीक है। अगर बी को बिना पूछे उसने ऐसे संपत्ति बेच दिया, बी ने कहा मैं खरीद लूंगा और उसने संपत्ति किसी और को बेच दी, ऐसा विक्रय शून्य होगा। पड़ोसी को बिना पूछे किसी और को बेच दिया, ठीक है, और बाद में पड़ोसी ने क्वेश्चन कर दिया मुझे तो पूछा ही नहीं, तो ऐसा विक्रय शून्य होगा, ठीक है। या कोई और मालिक है, जैसे फॉर कोई प्रॉपर्टी में कोई हित रखता है, ठीक है, उसको बिना पूछे किसी और को बेच दिया, ठीक है, कि तुम खरीदोगे, और उसने उससे पूछा ही नहीं, ठीक है, या उससे पूछा और उसने मना नहीं किया फिर भी किसी को बेच दे रहा है, ऐसा विक्रय शून्य होगा। और इसी अधिकार को हकसुफा का अधिकार कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। यह सिद्धांत न्याय और एवं सामाजिक सद्भाव पर आधारित है, जिससे अजनबी व्यक्ति की संपत्ति में अनावश्यक घुसपैठ को रोका जा सके। क्या बोल रहा है, देखो, एक्स की प्रॉपर्टी के बगल में वाई रहता है, अगर वाई के पास पैसा है और वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा तो सामाजिक, देखो बाहर का कोई आके बसेगा नहीं, सोसाइटी में कुछ नया पर नहीं आएगा, सोसाइटी अच्छे से चलती रहेगी, है ना। अनावश्यक घुसपैठ, मान लो कि जो व्यक्ति आया और इसका उससे न बने, या इसका कोई रिलेशनशिप और खराब हो जाए, कोई दुश्मन दुश्मन आके रहने लगे, इन सबसे उस पड़ोसी को क्या दी गई है, सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। चलो, आवश्यक शर्त क्या है, संपत्ति का विक्रय होना चाहिए, ठीक है, केवल उसी स्थिति में लागू होगा जब संपत्ति की वास्तविक बिक्री हो चुकी है, ठीक है। संपत्ति अचल होनी चाहिए। देखो अचल क्या होता है, वह संपत्ति जो चल नहीं सकती। एक संपत्ति होती है चल, और वो एक संपत्ति होती है अचल, एक मूव करती है, ठीक है, और एक इमूव करती है, ठीक है। नाउ चल संपत्ति क्या होती है, जिसको आप कहीं से हटा के रख सकते हैं, ठीक है, और अचल संपत्ति क्या हो सकती है, जिसको आप हटा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल पंखा है, पंखा अगर जमीन पे रखा है और आप एक जगह से दुकान से ले जाके घर रख रहे हो, घर से ले जाके कहीं और रख रहे हो, है ना, वो चल संपत्ति है। बट जब पंखे को आप दीवार में लगा देते हो, क्योंकि दीवार अचल है, दीवार चलता नहीं है ना, तो पंखा भी क्या हो जाता है, अचल हो जाता है, पंखा घूम भले रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसी संपत्ति जो मूव नहीं कर सकती है वो अचल है। जब तक पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़, ठीक है, वो अचल है। जब पेड़ कट जाता है तब वो चल संपत्ति हो जाता है। लेकिन खड़ा फसल हो गई, घास हो गया, ये सब चल संपत्ति है। क्यों, क्योंकि चलते चलते भी कोई उसको खींचेगा और खड़ाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं होगी। ये मैंने अपने बताया था। खरीदार अजनबी हो, ठीक है। तीसरा क्या है, संपत्ति हो रही है, उसका सेल हो रहा है, ठीक है। संपत्ति कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। और जो संपत्ति एक्स बेच रहे थे वो किसी अनजान व्यक्ति को बेच रहे थे। किससे अनजान व्यक्ति को, जो उसका पड़ोसी था जिसको बेचना चाहिए था उससे अनजान है, ठीक है। चौथा एलिमेंट क्या हो, सुफेदार की योग्यता। सुफेदार कौन, वही जिसको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है, पड़ोसी, ठीक है। पड़ोसी का मतलब एकदम पड़ोसी नहीं, जो संपत्ति से बहुत ज्यादा हितबद्ध हो, बहुत ज्यादा करीब, ठीक है। चलो, कौन होते हैं ये पड़ोसी, कौन कहलाएंगे, या सूफेदार कौन कहलाएंगे। को ओनर, जो संपत्ति में पार्टनरशिप रखता हो, साझेदारी रखता हो, या संपत्ति का कोई यूज है, कोई यूज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रैक्टर है, ठीक है, ठीक है, सॉरी हमें चल संपत्ति देख रहे हैं, चल मैं गाँव में मान लो कि पेड़ है ना, और उसमें फल आता है और दो लोग हैं, ए और बी, दोनों का उसमें हक है, ठीक है। तो उपयोगिता में साझेदारी रखते हो, या संपत्ति का पड़ोसी हो, जो किसी का पड़ोसी है, इसका घर है, इसके बगल में जो पड़ोसी भी है ना, ये तीनों व्यक्ति कौन होंगे, सूबेदार होंगे। इन तीनों में से कोई भी अगर आपकी प्रॉपर्टी के पास उपस्थित है तो संपत्ति बेचते समय आपको इनसे पूछना पड़ेगा क्या तुम खरीदोगे। इस क्रम में सबसे पहले सहस्वामी आता है,
ठीक है। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई को पार्टनर है, को ऑनर है, उससे आप पूछोगे। नहीं हो तो अगर कोई उस प्रॉपर्टी में आपके साथ यूज करता है उससे पूछोगे, वो भी नहीं है तो थर्ड जो आपका पड़ोसी होगा उससे पूछोगे। ठीक है। सो ओके, उसके बाद ही आप किसी थर्ड पार्टी को बेचोगे। ठीक है। चलो, पांचवा आवश्यक तत्व क्या है कि मांग होनी चाहिए। ठीक है। एक्स ने संपत्ति बेची और वाई से पूछा, जो कि क्या था, सुबेदार था उसका, इसके पास हक सुबह का अधिकार था, चाहे को ऑनर हो कोई भी। इसने क्या किया हो, एक टाइम के अंदर संपत्ति को खरीदने के बारे में, संपत्ति खरीदनी है उसको कि नहीं खरीदनी है ना, इसका मांग किया हो। ये नहीं एक्स को, मान लो एक्स के घर में शादी है, उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचो, ठीक है, उसको 1 महीने में बेचना है, ये कह रहे हैं हम 3 साल बाद बताएंगे। ऐसा नहीं, एक उचित समय में उसको अपना जवाब देना होगा। ठीक है। चलो, 3 मांगे होती हैं हक्सफा में। तलब ए मवशबत, इमीडिएट डिमांड। ठीक है। जैसे ही सूबेदार को पता चले कि संपत्ति बेची जा रही है, उसे तुरंत यह घोषित करना चाहिए कि वह इस संपत्ति को खरीद लेगा। ठीक है। ए संपत्ति बेच रहा है, बी को पता चल गया संपत्ति बिकने वाली, जैसे ही पता चले वैसे जाके बोलते मैं ये खरीदूंगा। ठीक है। अब ये संपत्ति को किसी को नहीं बेच सकता। राम को पता चला कि उसके पड़ोसी ने अपने मकान श्याम को बेच दिया। नाउ ये थोड़ा सा वो हो गया, यहाँ पे थोड़ा एक्स वाई यूज करना, तो हिंदी ने नहीं यूज करना है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे तुमको एक्स वाई यूज करना है। एक्स को पता चलता है कि उसके पड़ोसी ने अपना मकान वाई को बेच दिया। एक्स क्या करता है, तुरंत कहता है मुझे यह मकान खरीदने का अधिकार है। ठीक है। तुम वाई को ये मकान नहीं बेच सकते हो। इसको क्या कहेंगे, तलब ए मौशबत। ठीक है। तलब ए इश्तिहाद, देखो तलब शब्द याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तलब हमने बहुत सुना है, तलब क्या है, आज कोर्ट ने तलब किया है। ठीक है। कोर्ट ने क्या किया है, बताया है। ठीक है। अपनी बात का डिमांड किया है, किसी को तलब किया, अपराधी को तलब किया, किसी को समन भेजा है ना, तलब किया है। ठीक है। तलब इश्तिहाद, पहली मांग के बाद सूबेदार को गवाहों के सामने यह घोषणा करनी होती है कि वह हक शुबा का प्रयोग करना चाहता है। ठीक। चलो, पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ, एक्स था, ठीक है, वाई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो वाई से जाके बोला कि ये प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मुझे है। ये पहला चरण था। उसके बाद वाई से बोलने के बाद अब वो दूसरा चरण करेगा, गवाह लाएगा, मतलब कोई थर्ड पार्टी हो, उनके सामने भी ये बात बोलेगा कि मैं एक्स वाई की प्रॉपर्टी खरीदूंगा। ठीक है। इसी को कहेंगे तलब इशहाद। ठीक है। फिर और इसके लिए कितने गवाह चाहिए, कम से कम 2 गवाह चाहिए। ठीक है। तो फिर हम आ गया एक्स वाई यूज करना। ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स 2 गवाहों के सामने कहता है वाई जो अपनी प्रॉपर्टी सी को बेच रहा है, जितने में बेच रहा है उतने में मैं वो प्रॉपर्टी खुद वाई से खरीदूंगा। ये बात वो किसी थर्ड पार्टी के बारे में बता रहा है। ठीक है। चलो, अगला होगा तलब ए तमलीक। नाउ अगर एक्स ने वाई से बोला कि मुझे संपत्ति खरीदनी है तुमसे, उसके बाद क्या किया, 2 गवाहों के सामने भी घोषणा कर दी। ठीक है। बट वाई ने मना कर दिया कि मैं तुमको संपत्ति दूंगा ही नहीं, तुम लोगे क्या तुम। अब वो क्या कर सकता है, तमलीक कर सकता है। ठीक है। लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है। केस दायर कर सकता है। ठीक है। चलो, न्यायिक निर्णय हो गया फूलचंद वर्सेस गफूर अहमद। ठीक है। कोर्ट ने कहा कि तीनों तलब का यूज करना आवश्यक है। बिना तीनों तलब का मतलब पहले वाले में बिना जिससे आप संपत्ति, जिसकी संपत्ति है उसको बताओ, दूसरे में गवाहों को बताओ कि मैं उसे उसी कीमत में खरीदूंगा जितने में वो तीसरे पार्टी को बेच रहा है, और उसके बाद फिर आप लीगल एक्शन भी लो। अगर क्या करो, कोर्ट में जाकर उससे लो, अगर वो आपको दे देता है, सीधे दे देता है। ठीक है। मान लो एक्स वाई से प्रॉपर्टी ले ली, बोला मुझे चाहिए, वाई ने दे दिया, वेरी गुड। तब भी आपको थर्ड एक्शन करना होगा, जाके उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है। चलो, निष्कर्षण करते हैं।
देखो इसके जो उर्दू वर्ड थे, टिप्पणी लिखने को आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला हमने क्वेश्चन किया हुआ, इसको नहीं देखना है। क्या होता है 15 साल एज ए माइनर गर्ल या बॉय की शादी हो गई होती है, ठीक है, जब वो 15 साल के होते हैं और 18 साल होने से पूर्व। मोस्टली होता है 15 साल होने के बाद जल्द से जल्द, लेकिन फिर भी एक लिमिट दी गई है 18 साल तक। वो क्या कर सकते हैं, उस शादी को या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये पहले वाली क्लास में वीडियो है, ठीक है, शायद कल वाले में ही था, ठीक है। प्लस इस बीच वो रिलेशनशिप में एज ए हस्बैंड वाइफ ना रहे। ये टिप्पणी है तो बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहा, इसको बताएंगे भी नहीं क्योंकि हो चुका है एक बार, ठीक है, वाली क्लास लोगे तो आ जाएगा सब। किसी को ख्याल बुलबुल में पूछना है? आई डोंट थिंक किसी को पूछना है क्योंकि कल हमने किया हुआ है, ठीक है। चलो लोड होने टाइम। डाउनलोड डाउनलोड ही नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, इद्दत वाला है ये, और हमको लगता है इद्दत का वो हिंदी वाला नीचे होगा। देख लेते हैं, हिंदी वाला नीचे नहीं होगा तो फिर हम इंग्लिश में ही समझा देंगे। जो सेकंड टॉपिक है जिसका हम शॉर्ट नोट लिखना है वो है इद्दत। इद्दत क्या होता है, जब तलाक हो जाए, ठीक है, या जब पति इन केस डेथ हो जाए, ठीक है, मोस्टली तलाक के लिए लेते हैं, उसको मतलब तलाक हो गया। तलाक होने के बाद एक टाइम के लिए जो लेडीज होती हैं, और एक कमरे में, एक घर में, एक जगह पे उनको रहना पड़ता है, ठीक है। उस बीच वो किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलती, स्पेशली बाहर पुरुष से नहीं मिलती, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो प्रेग्नेंट हो तो बच्चे की क्या हो सके, वैधता का निर्धारण हो सके, है ना। मान लो दोबारा शादी करने से पहले उनको टाइम लिमिट दिया जाता है ना, इन केस, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उतने टाइम तक वो इद्दत काल में रहेंगी। अगर इद्दत पूरा होने के एक दिन पहले उनका पति मर गया, एक्स हस्बैंड मर गया, तो फिर से इद्दत काल का पालन करेंगी। कब तक करेंगी, क्यों करेंगी, क्योंकि इस बार उनको पति को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है ना। अगर इद्दत काल में अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर ठीक है, जिस दिन पता चल जाएगा हम प्रेग्नेंट है उस दिन इद्दत काल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो तलाक के बाद कितने प्रकार का इद्दत होता है। तलाक के बाद अगर हो रहा है तो 3 मासिक चंद्र या 3 चंद्र महीने, ठीक है। और अगर पति की मृत्यु पर हो रहा है तो 4 महीना 10 दिन तक, ठीक है। और अगर गर्भवती स्त्री के लिए तो प्रसव तक प्रतीक्षा करनी होगी, ठीक है, रिमैरिज करने के लिए। महत्वपूर्ण बात क्या है, इद्दत की अवधि तलाक या मृत्यु की तिथि से आरंभ होती है। इद्दत के दौरान विवाह किया गया विवाह अमान्य होता है, शून्य होता है, चाहे वो फिर शिया में हो चाहे शून्य, ठीक है। चलो, पति को इद्दत अवधि में भरण पोषण देना अनिवार्य है, पति के लिए इद्दत आवश्यक नहीं होता, ठीक है। चलो, शाहबानो केस हमने देखा हुआ है, और डैनियल लतीफ भी। इसमें क्या हुआ था याद ही है, कल कल वाले क्लास में था ना, वहां पे मैंने बताया था और ये भी बताया था, देख लेना कल वाला क्लास। वहां पे मैंने शॉर्ट में बता भी दिया था, बट इसमें एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, कोई वो नहीं है बड़ी बात। तो ये हमने कई बार देखा हुआ है।
क्लास में, ठीक है। चलो, देखो ये वाला टॉपिक हमने ऊपर नहीं देखा, इसको देख लेना, ठीक है। वहां पे लिख लेना, मतलब अलग से टॉपिक आ गया तो, नहीं तो इस पर लिख लेना, हिबा में जरूर लिख लेना। कोई व्यक्ति अगर मर रहा है तब उसके द्वारा अगर कोई दान किया जाता है तो क्या होगा वहां, ठीक है। मर्ज उल मौत, देखो मौत से लिख गया है मृत्यु शैया पे, ठीक है। ऐसा किया गया दान वैध होता है, क्यों? क्योंकि ये उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा के सम्मान होता है। क्या होता है? जो व्यक्ति मृत्यु शैया पर है, कैसे पता चलेगा? मान लो कोई बेड पे है और उसकी हालत इतनी खराब है, देख कर बीमारी है कोई, उसे पता चल रहा है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु की पूर्ण आशंका है, ठीक है। या मानसिक रूप से वो सजग अवस्था में दान किया, मतलब मर गया एकदम, मरने की हालत में बस इशारा कर रहा है, ठीक है। दान दिया मतलब समझ में आ रहा है, दान दिया, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी का दान दिया, और ठीक है। और फिर वही दान वाला नियम लागू होगा, 1/3 से ज्यादा नहीं करेगा, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, ठीक है। रानी खजरूनिशा बनाम रोशन जहान में इस दान की सीमा तय की गई थी। चलो, ये वाला केस मैंने ऊपर देखो, अब्दुल हमीद वर्सेस अब्दुल जलील, है ना। अगला टॉपिक क्या है? ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पितृत्व की स्वीकृति क्या है? सुनने में अजीब लग रहा है ना। कोई फादर है, वो क्या कर रहा है, किसी चाइल्ड को अपना एक्सेप्ट कर रहा है, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। कोई फादर है, किसी लड़के या लड़की को अपना चाइल्ड स्वीकार कर लेता है, भले ही इनके विवाह का कोई प्रमाण ना हो, ठीक है। तब वो क्या हो जाता है, उसका फादर हो जाता है। मुख्य शर्तें क्या है? बच्चा किसी अन्य पुरुष का घोषित पुत्र ना हो, मतलब उस बच्चे को किसी और ने अपना बच्चा ना स्वीकार किया हो, ठीक है। एक वुमेन एक चाइल्ड लेकर आई, ये बोली, वाई से बोली तुम इसके फादर हो, और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। पहले ये शर्त हो गई। दूसरा, पहले से उस चाइल्ड को किसी और ने, मान लो एन ने अपना बच्चा न घोषित किया, अगर एन ने पहले ही बोल दिया कि मेरा बच्चा है, तब ये घोषित नहीं कर सकता मेरा है, ठीक है। चलो, मान लो कि ये जब कहता है कि ठीक है चाइल्ड मेरा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वतंत्र सहमति से, किसी धमकी जैसे संविदा करने का होता है ना, असमय का या किसी कारण से, फ्रॉड के कारण ना हो, ठीक है। प्लस पब्लिकली हो, सार्वजनिक रूप से हो, ठीक है। उनकी उम्र और वैवाहिक संबंधों की संभावना होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है 20 साल का, ठीक है। एक औरत आई 50 साल की, ठीक है। बोली जो बच्चा मैं लेकर आई हूँ ये तुम्हारा है। बच्चे की उम्र है 15 साल, 21 साल, ठीक है। अब पिता की उम्र 20 साल, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्र देख के लगना चाहिए खान के बीच क्या हो, शादी हो सकती थी, ठीक है। कानूनी प्रभाव क्या होता है? बच्चे को वैधता मिल जाती है, पेरेंट मिल जाते हैं, और फिर उनको उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अगर एक बार फादर ने बच्चे को एज ए चाइल्ड एक्सेप्ट कर लिया है, तब फिर वो उसको अस्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है, बाध्य हो जाता है उससे, ठीक है। महत्वपूर्ण केस कौन सा है? मोहम्मद अल्लादाद बनाम मोहम्मद इस्माइल। विवाह के प्रमाण के बिना पितृत्व की वैधता स्वीकार की गई है। भले ही आपका शादी प्रूफ ना हो सके, लेकिन अगर आपने फादर एज ए फादर एक्सेप्ट कर लिया, एज ए चाइल्ड एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो आपका बच्चा होगा, ठीक है। और भी कैसे है देख लेना, ठीक है। चलो भैया नीचे चलो, स्लो जा रहा है ना। ये वाला जस्ट हमने ऊपर देखा है, ठीक है। जो पड़ोसी या वो ऑनर से पूछता है कि तुम खरीदोगे, वही वाला टॉपिक है, ठीक है। शॉर्ट नोट से देख, ये भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने हिबा के साथ एवज वाला देखा था ना, हिबा का एक प्रकार देखा था, उसी में था, ठीक है। स्पेशल नहीं है इसमें। इतना ही हूँ।